Shanti, welcome to the wonderful world of chemistry. एक बार फिर साथ साथ हम केमिस्ट्री में बच्चों और रिविजन सेशन है ये केमिकल इक्विलिब्रियम का। केमिकल इक्विलिब्रियम वाले नहीं कम काफी चाहिए होती है लेकिन हाँ चैप्टर ये बहुत टफ चैप्टर नहीं है। चैप्टर आसान है, स्कोरिंग वाला है। आप शूट शॉट इसमें नंबर आएंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको रिवाइज कर लें। तो आइए मेरे साथ 1 घंटे में हम एक दनादन कोशिश करेंगे, थ्योरी के पॉइंट्स कवर करेंगे, एंश्योर करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन नीट में केमिकल इक्विलिब्रियम का आप चैंपियन बन जाए, धड़ाधड़ उसको सॉल्व करते चले जाए पानी की तरह। आगाज किया जाए, शुरुआत करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। वेल क्या है, पहला क्वेश्चन आपको मेरे साथ सॉल्व करना है, मुझसे पहले सॉल्व करके एक आंसर निकालने की कोशिश करनी है। हर क्वेश्चन में अटेम्प्ट जारी रहेगा। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड अमंगस्ट द फॉलोइंग। वाओ, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम से शुरुआत कर रहे हैं और लिक्विड के वेपर प्रेशर के लिए स्टेटमेंट चुनना है। वेपर प्रेशर क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स व्हिच आर इन इक्विलिब्रियम विद द प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड। लिक्विड या सॉलिड के साथ जो इक्विलिब्रियम में है उन वेपर्स का पार्शियल प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। और क्या है, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस लीनियरली विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर। ऐसा थोड़ी होता है, वेपर प्रेशर और टेंपरेचर को देखोगे तो ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ऐसे आता है। ये बात गलत है। increases non linearly with increasing temperature। अब यार इंक्रीज तो करता है, या तो लीनियर होगा, नॉन लीनियर होगा तो लीनियर है, ठीक है, नॉन लीनियर ये सच है। डिक्रीजेस ना रहना, टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर कम क्यों होगा और मजे से पानी उबलेगा उड़ेगा तो वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा ही सही भाई। तो बी इज द आंसर, यस बी इज द आंसर, फॉर्म में बी इज द आंसर। एक छोटी सी बात और रिवाइज करा दो यार, कौन सी? वेपर प्रेशर के संबंध में कौन सा ग्राफ लीनियर था कुछ याद आता है? ln p नॉट वर्सेस 1/t। अगर इसको आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये ग्राफ लीनियर था। कैसे? जैसे जैसे इधर आ रहे हैं टेंपरेचर कम हो रहा है, क्यों? टेंपरेचर बढ़ेगा तो 1/t कम होगा। इधर आ रहे हैं तो टेंपरेचर 1/t बढ़ रहा है, मतलब टेंपरेचर डिक्रीजेस। टेंपरेचर कम हो रहा है तो ln p नॉट भी कम हो रहा है क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा है, राइट? ये एक इक्वेशन थी, क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। उससे आता है ln p2 नॉट अपॉन p1 नॉट इज माइनस डेल्टा h वेपराइजेशन अपॉन r 1/t2 माइनस 1/t1, राइट? ये इस तरह की इक्वेशन थी। देखिए इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, रिवाइज करा रहे तो मैंने एक साथ जितना हो जाए याद ला दिया आपको, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन द रिएक्शन a + b = c + d, मतलब इक्विलिब्रियम साइन, द इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ a and b are 1 मोलर ईच, Kc is 10 to the power 8, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ a? फैंटास्टिक क्वेश्चन। a + b = c + d है और a और b शुरुआत में 1 ईच, 1 मोलर है शुरुआत में, न ये था और न ये था इनिशियली। आर इक्विलिब्रियम क्या हुआ? परिवर्तन कितने का आया? यहाँ x गया, यहाँ x गया, यहाँ x बना, यहाँ x बना। आर इक्विलिब्रियम क्या हो गया? 1 - x, 1 - x, x और x, ठीक है। और Kc बोला है, क्या बोला है? Kc is 10 to the power 8, मतलब this is equal to x² upon 1 - x the whole square, ठीक है। क्योंकि c into d upon a into b, therefore x upon 1 - x बराबर है 10 की पावर 4 के। हाँ जी, अगर इतना है और आप देखें तो क्या आपको फील नहीं आती क्या कि Kc की वैल्यू इतनी ज्यादा है? बहुत स्पेशल बात, ध्यान से सुनना। अगर Kc ज्यादा याद है तो मैंने तो ब्लाइंडली किया है, डायरेक्ट फार्मूला ऐड कर रहा है, अगर Kc बहुत ज्यादा हो तो इसका ये मतलब होता है कि रिएक्शन लगभग इरिवर्सिबल है, रिएक्टेंट सारे मैक्सिमम जितना रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। अच्छा, तो आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको, पर मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि अगर Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे 10⁶ 10⁸ ऐसी भारी वैल्यू है कुछ, तो इसका मतलब ये होता है कि इस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को बिल्कुल मोल कांसेप्ट में मानो। वो तो बड़ा आसान था, एग्जैक्टली। आप तो लिमिटिंग रिएजेंट की मदद से पूरा रिएक्शन करा दो मानो। तो अज्यूमिंग कंप्लीट रिएक्शन, मिट्टी बता रहा हूं मैं आपको, अज्यूमिंग कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है? 1 1 था, कितना जाता? ये पूरा 1 1 चला जाता तो यहाँ 1 1 बन जाता, तो ये आता 0 और ये आता 1, ऐसा जाना चाहिए। पर आप केमिकल इक्विलिब्रियम में किसी चीज का कंसंट्रेशन 0 नहीं कर सकते। 0 होगा तो फिर वो तो इंफिनिटी होगा, लग जाएगी डिवाइड करके। ठीक है, जानता हूं। एक चीज आ गई, अगर कंप्लीट रिएक्शन होता तो x की वैल्यू बना जाती और लगभग कंप्लीट रिएक्शन है, एकदम Kc 10⁸ है, इनफाइनाइट तो नहीं है ना, तो ऐसा नहीं कि 100% रिएक्शन हो गया, लेकिन लगभग 100% रिएक्शन हो रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ पे एक्जैक्टली 1 आ रही है ना, x की वैल्यू लगभग लगभग 1 आनी चाहिए। अगर एक्जैक्टली 1 आती तो डिनोमिनेटर में 0 आता, हम फंस जाते, मौत आ जाती, और लगभग लगभग 1 है, एक्जैक्टली नहीं। तो अगर ये लगभग लगभग 1 है तो ऊपर वाला x जो है कि तो हम कह सकते हैं कि देखो 1/1 - x जो है वो 10⁻⁴ है। हां जी, तो 1 - x कितना है? वो 10⁻⁴ है। हां, क्या अरे इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए, तो आ गया ना। आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ a मानता था आपको, वो है 1 - x, जो क्लोज टू 0 है, बहुत कम है, मना नहीं कर रहा, बहुत कम है, पर एकदम 0 तो नहीं हो सकता। कितना है? वो है इतना 10⁻⁴ बस। अच्छा, यानी कि 0.0001 मोलर, जी तो बहुत कम है, अब लगभग 0 है, तो एकदम 0 तो नहीं है ना, इतना ही है। आ गया आंसर। वो तेरी ऐसे कर देंगे क्या? ऐसे कर देंगे। a 10⁻⁴ मोलर, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ a। समझ गए? समझ गए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, a flask containing 0.5 atmosphere pressure of A2 gas, some solid AB added into flask which undergoes dissociation according to this। कहेंगे रट्टा फल है तो लिखते जा, तुमको टेंशन होती है ना, तुम एक बार पूरा मत पढ़ो, तुम जैसे आ फ्लास्क, हां क्या कुछ नहीं, फ्लास्क लिखा है, फ्लास्क समझते क्या? ये लो फ्लास्क बना दिया। अच्छा, अब बुझो ऐसे, उसमें कुछ है, आप क्या है करते क्यों यार? तुम A2 गैस है, हां तो उसमें A2 गैस लिख लो, कितनी है? 0.5 एटमॉस्फेयर पे। समझ में? अब कुछ समझ में नहीं, लिखना ही था यार, यहां तक ये काट दो, लिखना हो गया, ठीक है। इसमें क्या किया? सॉलिड AB, ये क्या करने दे यार, तो टेंशन क्यों लेता है? इसमें AB डाल दिया, तो सॉलिड डाल दिया। कौन है ये AB है, उसके अंदर पहले से क्या था? उसके अंदर पहले से A2 था, बंद कर दो तो AB उड़ जाएगा वापस, ठीक है। which undergoes dissociation according to, ठीक है। तो AB सॉलिड है और वो डिसोसिएट करता है A2 गैस और B2 गैस में, तो करने दे। इनिशियली क्या था? सॉलिड का तो प्रेशर होता नहीं है, A2 गैस का कुछ प्रेशर था 0.5 एटमॉस्फेयर, बोला ना 0.5 था, ये देखा है। और B2 क्या था? B2 था ही नहीं, और बोला Kp है 0.06 एटमॉस्फेयर स्क्वायर, द टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम इज। फिर क्या हुआ? AB ने डिसोसिएट किया, हां कितना किया? क्या कितना किया? लेकिन हमको पता है कि AB से जितना बनेगा A2 उतना ही बनेगा B2, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 है। तो अगर यहां पे ऐड हुआ P तो यहां भी ऐड होगा P। यहां पे लिखा सॉलिड में क्या प्रेशर लिखना, सॉलिड में प्रेशर तो नीचे पड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा, तो आर्ट इक्विलिब्रियम क्या हो गया? AB तो फ्लॉप है, क्यों लिख रहे? सॉलिड पे थोड़े प्रेशर लिखते हैं, गैसों पे लिखे जाते हैं, ये आता है। A2 का प्रेशर है 0.5 + B और B2 का प्रेशर है P, और कितना होता है? Kp इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 एट इक्विलिब्रियम, व्हिच इज, इसका मतलब हुआ 0.06 बराबर है 0.5 + P और P। 0.5 + P और P आ गया, हां जी आ गया। कितना हो जाएगा? P² + 0.5P - 0.06 इज 0। P बराबर -B +- B² 0.5 हो जाएगा स्क्वायर 0.25
minus 4ac minus 4 into 1 into c, which is 0.24 upon 2. Minus 0.5 plus 0.7, oh wow, upon 2. How sweet. क्या रूट की मस्त वैल्यू है एकदम 0.7 देखिए रूट है ये, तो ये 0.2 upon 2 यानी 0.1 आता है. वाओ, तो P हो गया 0.1 और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम P टोटल एट इक्विलिब्रियम बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B2. A2 कितना है 0.5 प्लस P प्लस P. हाँ कितना है ये 0.5 प्लस 2P प्लस 0.1 into 2 which is 0.7 atmosphere. लो कर लो बात. तो इक्विलिब्रियम प्रेशर 0.7 एटमॉस्फेयर है. जी हाँ, इक्विलिब्रियम प्रेशर 0.7 एटमॉस्फेयर है. बहुत क्लासिकल एग्जांपल है हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम का. 0.7. अच्छा क्वेश्चन देखिए है, इतना ही करना होता है. इतना टफ माना जाता है क्वेश्चन. अब टफ नहीं आप देखिए लोग ऐसे मान लेते हैं. ठीक है ना, एक बार करें बिल्कुल आइए. द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ मेथनॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन द इक्विलिब्रियम. कितना ही पढ़ो कंट्रोल कर लो, मैं आपको टेंशन नहीं लो. पार्शियल प्रेशर ऑफ टैन इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर द रिएक्शन लिख लेते हैं. ठीक है, तो रिएक्शन है CO plus H2 दे रहा है मेथनॉल और उनके पार्शियल प्रेशर्स इक्विलिब्रियम पर रखे हैं टैन. ठीक है, और Kp पूछा है उतने बस इसे बता दो. क्या बोल कैसे आसान है, यानी आसान क्वेश्चन. हमको बताया है कि CO plus H2 से बन रहा है मेथनॉल और पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथनॉल कितनी है 0.1 एटमॉस्फेयर. CO कितनी है, एक मिनट क्षमा चाहता हूं गड़बड़ कर दिया. मेथनॉल पहले लिखी है और वो 2 एटमॉस्फेयर. मेथनॉल 2 एटमॉस्फेयर. CO कितनी है वो 1 एटमॉस्फेयर और हाइड्रोजन कितनी है वो 0.1 एटमॉस्फेयर. तो इस रिएक्शन का Kp निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं. Kp is 2 upon 1 into 0.1 का स्क्वायर which is 200 एटमॉस्फेयर टू द पावर -2. अच्छा, और लेकिन यहाँ पे जो Kp पूछा है वो उल्टे रिएक्शन का. उल्टा रिएक्शन है CH3OH दे रहा है CO plus 2H2. तो दिस Kp dash is 1 upon Kp. क्यों उल्टा रिएक्शन उल्टा करेंगे तो Kp तरह से हो जाएगा which is 1 upon 200 which is 0.05 which is 5 into 10 to minus 3 atmosphere square. हो गई ऑप्शन मैच हो जाए. हो गई आंसर क्या है, डेलीटी. तो डायरेक्ट खत्म बात. बहुत आसान. अच्छा ठीक है, और क्या है आइए देखते हैं. 1 mole of a compound AB reacts with 1 mole of a compound CD. According to the reaction, AB plus CD टकराक AD plus C. ठीक है, AB और CD रिएक्ट कर रहे हैं. When equilibrium had been established, it was found that 3/4 moles of reactants AB and CD had been converted to AD and CD, and there was no change in volume. The equilibrium constant for the reaction is. ये तो लंबा क्वेश्चन, तो बड़ी क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन क्या है आप देखिए, पहले तो इक्विलिब्रियम लिखिए. AB और CD था, टकराक दे रहा है AD plus CD. ठीक है, और इनिशियली क्या था, इनिशियली आपके पास 1 मोल था इसका, 1 मोल था इसका, नहीं था और नहीं था. ठीक है, और फिर क्या बोला क्वेश्चन में, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो क्या पाया गया, तो पाया गया कि 3/4 moles of reactants had been converted. तो परिवर्तन हो गया 3/4 का. अच्छा ठीक है, तो चेंज कितने का आया, 3/4 मोल चला गया इसका, 3/4 चला गया इसका, तो 3/4 ही बनेगा इसका और 3/4 ही बनेगा इसका. इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे 1/4 3/4 और 3/4 ऐसा आ जाएगा. वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं हुआ, मान लो वॉल्यूम में भी. और लोगों ने कहा बता Kp या Kc कितना है, तो अपन Kc निकाल लेते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ AD into CB अपॉन AB into CB, और मान लो वॉल्यूम में V, तो ये हो जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय V, 3/4 डिवाइडेड बाय V, 1/4 डिवाइडेड बाय V, 1/4 डिवाइडेड V. क्या डिवाइड हो गया V से, मोल पर लीटर मांगता है ना, इसलिए तो कट जाएगा V. हम कट जाएगा यार, टेंशन लेता है बहुत कुछ कटेगा 9 आ जाएगा. तो डायमेंशनलेस है. जी हां, तो यही Kp के बराबर हो जाएगा. बिल्कुल Kp बराबर Kc RT रेज़ टू डेल्टा गैस 0, Kc बराबर Kp 9 आ जाएगा. ओह ऐसा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 9 है. जी हां 9 है. Kp बराबर Kc RT रेज़ टू डेल्टा n गैस. एक फार्मूला यूज किया मैंने. डेल्टा n गैस क्या होता है, इस टोटल मोल्स ऑफ गैस इन प्रोडक्ट्स माइनस टोटल मोल्स ऑफ गैस इन रिएक्टेंट्स. इस तरह से. Is that fine? That is absolutely fine. And there we are. At 1000 Kelvin, the equilibrium constants for the following equilibria are K1 and K2. ठीक है, equilibrium constants आ जाएंगे केवल. ठीक है, बड़ा खुशी की बात है. For the equilibrium, the equilibrium constant K3 is, दो इक्विलिब्रिया दे रखे हैं और तीसरे का कांस्टेंट पूछा है. COCl2 plus O2 दे रहा है, CO2 plus CO2. COCl2 plus O2 दे रहा है, CO2 plus Cl2. 2 2 2. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 निकालना है. बहुत ही सरल एग्जांपल है. क्यों, अगर दो रिएक्शंस को जोड़ घटाकर तीसरा रिएक्शन निकालते हैं, किसी रिएक्शन को जोड़ते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, किसी रिएक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेज्ड बाय दैट पावर. सबट्रैक्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ये कांसेप्ट है. क्या करना होगा, कोशिश करते हैं कि इनसे प्ले करके तीसरा निकाल सकते हैं. पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा. अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्क्वायर कर दिया. जी, अब क्या होगा, 2 टाइम्स COCl2 है. हां जी, इसमें जोड़ेंगे तो CO तो कट जाएगी. हां, और ये सेम रिएक्शन आ गया. हां, तो K3 क्या है, K3 इज K1 स्क्वायर इनटू K2. जो समझ 0.329 का स्क्वायर इनटू 2.24 इनटू 10 की पावर 22 ये हो जाएगा K3. हां जी, एंड हाउ मच इज दैट, आप कैलकुलेट कर लेते हैं. 0.329, अब हो सकता है आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी लगे. 0.329 को स्क्वायर करना प्लेजेंट तो नहीं है. मैं कहता हूं लगभग 0.3333 के बराबर है, व्हिच इज 1/3. तो इसका स्क्वायर का मतलब वो इसका स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर यानी कि 1/9. तो लगभग कितना है 1/9 इनटू 2.24 इनटू 10 की पावर 22. एक डेसिमल शिफ्ट कर दो तो 22.4 इनटू 10 की पावर 21. 9 2 18 44, लगभग ढाई इनटू 10 की पावर 21. 2.5 इनटू 10 की पावर 21. यस, कहीं बॉम्बे आंसर ना हो जाए. आ गया 20 द आंसर. यस 20 द आंसर एंड देयर वी आर डन. सिंपल सस्ते कैलकुलेशंस सब कुछ करके आपके साथ रियल टाइम में अपन दिखाते हैं ताकि आपको भी एग्जाम की प्रॉपर फीलिंग आ जाए. ठीक है ना, ऐसा नहीं पहले से कैलकुलेशन करके चिपका दिया हमने. ना साथ में सॉल्व करके दिखाते हैं, कैलकुलेशन की भी ट्रिक्स बताते हैं आपको. सिर्फ फायदा कैलकुलेट सॉरी कैलकुलेशन शब्द जबान पे चढ़ गया कि कैलकुलेट निकल गया मुझसे. कुछ और लिखा है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस आयोडीन टकराक टू एच गैस इज 64. ठीक है, कुछ रिएक्शन है, कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रखा है, कुछ बात है. इफ द वॉल्यूम इज
कांस्टेंट विल बी, अरे मेरे भाई तू वॉल्यूम को घटा बढ़ा डब्बा फोड़ दे नाच, जब तक टेंपरेचर चेंज नहीं होगा तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये 64 था, हाँ, और वॉल्यूम को 1/4 कर दिया, हाँ, तो भी 64 है, और 10 टाइम्स कर देते तो भी 64 है, डब्बा फोड़ देते। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ा डब्बे पे डिपेंड करता है, तो देख प्रकृति का सत्य है, आप एक एस्टैब्लिश करने की आप कहेंगे और जब भगवान ने कांस्टेंट बनाया तो वही रहेगा, 64 रहेगा, बदलेगा, राइट? देयर क्या अगला क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल था, अब क्या है? If the pressure in a reaction vessel for the following reaction is increased by decreasing the volume, what will happen to the concentrations of CO and CO2? Oh my God! लीशा-क्लियर्स प्रिंसिपल का एक बहुत ही षड्यंत्रकारी एप्लीकेशन। देखिए, आप देखिए, कंसेप्ट एक बार बोल देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बड़े गड्ढे हैं इसमें, आप देखिए। आपके पास रिएक्शन था, कुछ A plus B, सब गैस है, अटक C plus B, मैं तो ऐसे देखता हूं इसको, कौन क्या है नहीं, ABCD के टर्म्स में माइंड में ट्रांसलेट कर लेता हूं, कंफ्यूजन नहीं बचा, सारे गैस। ठीक, क्या बोला है? मैंने वॉल्यूम को कम किया, जब वॉल्यूम को कम किया तो हर गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, हर गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, और यदि प्रेशर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा जहां प्रेशर घट जाए, जहां टोटल प्रेशर घट जाए। लेकिन यहां पर 2 मोल्स हैं गैस के और यहां भी 2 ही मोल्स हैं गैस के, यहां पर 2 मोल्स हैं, यहां भी 2 मोल्स हैं गैस के, दोनों तरफ गैस के मोल्स हैं सेम, बड़ा सेम, दोनों तरफ गैस के मोल्स हैं सेम। इसका मतलब वो फॉरवर्ड जाएगा ना, वो बैकवर्ड जाएगा ना, तो क्या होगा? वो वही का वही रहेगा, मोल्स चेंज नहीं होंगे। समझ गए हम क्या? अगर गैस के मोल्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सेम है तो इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड शिफ्ट होगा ना बैकवर्ड। अगर हम वॉल्यूम चेंज करेंगे तो जी हां, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट नहीं होगा, तो मोल्स चेंज नहीं होंगे। अच्छा, तो आंसर क्या है? नीदर और नॉर, क्या ये आंसर है? लगता तो है ना। देखिए, मैंने कहता है मोल्स चेंज नहीं होंगे, क्वेश्चन क्या है? कंसंट्रेशन पूछेंगे। मान लीजिए मोल्स यहां थे N1 और N2, तो प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम घटाया, मोल्स चेंज ना हुए, पर कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ CO होता है मोल्स ऑफ CO डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डब्बा। मोल्स तो N1 ही है, लेकिन वॉल्यूम जब कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगा, तो CO का भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा और CO2 का भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मेरे भाई सीधे सीधे डब्बे का वॉल्यूम कम करोगे तो कंसंट्रेशन तो बेशक बढ़ जाएगा ना, जो कैसे होगा? अच्छा, सही है, तो दोनों का इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा ना, हो मोल्स चेंज नहीं होंगे ना, हो कंसंट्रेशन वॉल्यूम कम कर दिया तुमने तो कंसंट्रेशन CO का भी बढ़ेगा और CO2 का भी बढ़ेगा, बोथ CO and CO2 will increase। द आंसर इज डी, अ ट्रिकी क्वेश्चन। लीशा क्लियर करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि मोल और कंसंट्रेशन अंतर है, ये बात यहां पर की है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, इट्स वेरी इजी टू गो रॉन्ग इन दिस इवन इफ यू अंडरस्टैंड लीशा क्लियर्स प्रिंसिपल, देयर इज अ ट्रिक हियर। या अभी समझाई थी है। आइए क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं। At 700 Kelvin, the equilibrium constant for the reaction H2 decided to HI gas is 45.8 and 54.8। ठीक है, H2 plus I2 टकराक 2HI, सब गैस फेज में है, Kp या Kc जो भी है वह 54.8, सेम। If 0.5 moles per liter of HI is present at equilibrium, 0.5 molar HI is present at equilibrium, what are the concentration of H2 and I2 gas, assuming that we initially started with HI gas and allowed it to reach equilibrium? शुरुआत में था सिर्फ HI, ऐसा बोल रही है, कितना था हमको नहीं पता, कुछ P0 रहा होगा, 2 P0 मान इनिशियली, और ना H2 थी और ना I2 थी, और परिवर्तन हुआ, यहां से 2x चला गया तो ये x और ये x बन गए। खास बात ये सेम बनी है, ऐसे उल्टा भी चल सकते हैं, चलो कैसे भी चलो, क्या फर्क पड़ता है? 2 times P0 minus x, x और x, ये आ गए पार्शियल प्रेशर्स इक्विलिब्रियम का। आई एम सॉरी, यहां मोल की बात है, तो प्रेशर को कंसंट्रेशन कर लो C0 minus x, ऐसे क्या बड़ा चलेगा, कंसंट्रेशन आ गया, ठीक है। और ये भी रखा है कि भाई साहब ये किसके बराबर, ये है 0.5 मोलर के बराबर, ठीक है। हमें x निकालना है, C0 minus x दे रखा है और हमें x निकालना है, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और क्या करेंगे? कैसे? K या Kc के भी बराबर ये बराबर है 54.8 के, which is equal to 2 times C0 minus x the whole square divided by x square। अच्छा, solve for therefore 2 times C0 minus x upon x is equal to under root 54.8। वाओ, रियल गंदगी, नॉट गंदगी एक्चुअली। और C0 2 times C0 minus x की वैल्यू पता है मुझे कितनी है? 0.5 मोलर, तो दिस इज 0.5 मोलर upon x, therefore x is 0.5 मोलर divided by under root 54.8 divided by under root 54.8। अब ये root of 54.8 क्या चीज है? root of 54.8 कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ करना तो पड़ेगा, कैसे करें? कोशिश करते हैं, 7.5 का स्क्वायर कितना होगा? 7 का स्क्वायर तो याद है 49 होता है, ये 75 का स्क्वायर पता है कैसे निकालते हैं? 5 हटा काट दो, 5 का स्क्वायर 25 लिख लो, हाँ जी। और 7 जो 5 नंबर एनी नंबर एंडिंग इन 5 अगर स्क्वायर करते हैं तो उसमें से 5 हटा के तो 25 लिख लो, और जो उसके पहले वाला नंबर है 7 जैसे आया उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 7 का अगला नंबर होता है 8, तो 8 7 जा 56, तो ये आ जाएगा। ऐसा आता है, ऐसे ये ट्रिक है, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन, ओनली फॉर नंबर्स एंडिंग इन 5। तो 75 का स्क्वायर था 5625, तो 7.5 का स्क्वायर होगा 56.25। अब ये तो हमारे पास यानी कि अगर रूट ऑफ 56.25 होता तो वो आ जाता 7.5, थोड़ा सा कम है, 54.8 है, 7.4 पकड़ ले लगभग। तो दिस इज 0.5 upon 7.4, और क्या करेंगे, जान देने क्या नॉनसेंस बात है, ठीक है, ये आ जाए जितना भी आए बांट दे। और कैलकुलेट करना है मेरे को, यही कैलकुलेट करना था, व्हाट आर द कंसंट्रेशंस H2 और I2, इसके x से कैलकुलेट करना था, x की गिनवानी वैल्यू आ गई, कितनी आएगी भाई ये मेरे? एक काम करते हैं, अप्रॉक्सीमेट करना है, वैल्यू दूर दूर ही है, अपन बहुत इमोशनल नहीं होते हैं, दूर दूर नहीं है तो करीब ही है, धोखा हो सकता है, बहुत धोखा। क्या करेंगे? कैलकुलेट करते हैं, तो ये x आ गया कितना, रक्षा करते हो, ये आ जाएगा 0.5 एंड हाफ होता है 1/2 into 7.4 which is 1/14.8, लगभग 1/15 है ये, लगभग 1/15। कितना होता है? 1/15 कितना होता है 15 6 are 90, 15 7 are 105, तो ये लगभग 0.06666 ऐसे चला जाएगा, अलग ही होता है। तो हमारे 15 होता है और एक्चुअली 14.8 है तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 68 पकड़ लो, लगभग 6869 प्लस लो, आ रहा है कोई ऑप्शन? ओ क्या तुक्का पड़ा है, इज द आंसर, जी हां इज द आंसर, बिल्कुल बढ़िया आ गया जी, 0.06 मतलब सोचने वाली बात ही नहीं है। डन 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 वेल डन, वाओ, अभी अरे बहुत सारी चीजें हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम फ्रॉम Kp, फॉर्मूला बताया था हमने आपको अभी, है ना, और Kc निकाला और Kp दे रखा है, Kp is Kc RT की पावर डेल्टा n गैस, तो
तो आ जाएगा 1.8 into 10⁻² एटमॉस्फेयर इज केसी। आरटी कितना है, आरटी जो आर इंटू टी है 500 केल्विन, तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन इंटू 500 केल्विन, ऐसा है आरटी भी आ गया लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल। और डेल्टा एन गैस कितना है, 2 और 1 3 3 -1 डेल्टा एन गैस इज 2 + 1 - 2 which is 1। ओ वाओ, ऐसा है जी, हाँ ऐसा है। तो बस अपने को कहना है क्या, 0.0821 जो है ये लगभग होता है 1/12, ये लगभग होता है 1/12 के। कैलकुलेशन करने में थोड़ी सुविधा रहती है, तीन वैल्यूज को डील करना पड़ता है, अगर चाहो तो रख लेना। तो कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर केसी हो जाएगा 1.8 into 10⁻² एटमॉस्फेयर, और अगर ये डिवाइडेड बाय 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल इंटू 500। एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर काट दो ताकि एटमॉस्फेयर खराब ना हो, इसको 1/12 रख दो, तो 12 ऊपर कूद जाएगा, तो आएगा 12 into 1.8 into 10⁻² मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, कितना है, ज्यादा अच्छी की जरूरत नहीं है, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1000 हो जाएगा, 12 into 3.6 अपॉन 1000 into 10⁻² मोल। अच्छा तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 6 72, 12 36 36 और 7 43, दिस 4.32 into 10⁻⁴, 4.3 into 10⁻⁴, यहाँ 2 लगाया, यहाँ 8 है, अपने थोड़ा ये अप्रॉक्सीमेट करना, इसको 1/12 कर लिया था, हल्का तो फर्क आएगा, ऐसी सीधी बात, नो बकवास, सीधी आंसर। देखिए अप्रॉक्सीमेशन को करते हो यार, तुम प्रैक्टिस करिए, आपको भी साथ साथ करा रहा हूं, तुम भी करा रहा हूं, करो ना, आप करना क्या राइट राइट। इस बात पे कॉल हो जाए बिल्कुल, क्या है, for the reaction given 2NO2 gas direct 2NO plus O2 gas, Kc is so much at 180 degree Celsius, R is so much, and Kp and Kc are compared, it is found that Kp और Kc की तुलना करी, तो whether Kp is greater than less than or equal to Kc depends on total gas pressure, ऐसा है क्या, Kp upon Kc बराबर हो जाएगा RT raised to delta N gas, और डेल्टा एन गैस कितना है, डेल्टा एन गैस अभी निकाला भी था, डेल्टा एन गैस इज 2 + 1 - 2 which is 1, ये आरटी के बराबर है। आर कितना है, 0.08311 किलो जूल्स पर मोल, और टी टेंपरेचर है 184 डिग्री सेल्सियस की अत्यंत घिनौनी वैल्यू, 273 जोड़ो 7 और 8 15 और 457, रक्षा कर जो भी आ रही है गंदगी से बचाना, जो कुछ भी हो ये 1 तो नहीं है क्या, चेक कर लेंगे, व्हिच इज 8.311 into 457 जूल्स पर मोल, ये आ जाएगा। ठीक है, तो whether Kp is greater than or less than depends on total gas pressure, नहीं ये तो कांस्टेंट है, जो भी आ रहा है कांस्टेंट है, तो किसी टोटल गैस प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, और नहीं बराबर है, दोनों गलत बातें हैं। ठीक है, Kp is less than या more than Kc, ये इतनी मुद्दे की बात बच गई, इसको देख लो, कोई लेस है या मोर, ये संख्या जो आ रही है ना, ये आ तो 1 से ज्यादा ही नहीं, एक मिनट ये आ गया इतना, और एक क्षमा चाहता हूं, Kp बराबर और Kc की वैल्यू कितनी है, 1.8 into 10⁻⁶, तो कुछ और रखा है, हाँ क्योंकि मोर देन 1 आएगा तो Kp एक्चुअली किसी की वैल्यू की जरूरत नहीं है, मोर देन 1 है, हाँ बिल्कुल है, तो इसका मतलब Kp is more than Kc, जी हाँ Kp is more than Kc, दिया ठीक, काफी सस्ता क्वेश्चन था, आसान था, ऐसी ठीक। And moles of PCl3, अगला प्रश्न है, and moles of PCl3 and moles of chlorine are allowed to react at constant temperature T and at total equilibrium pressure P as PCl3 plus Cl2 at PCl5, ठीक fine। If 5 moles of PCl5 are formed at equilibrium Kp for the given reaction, तो initially moles कितने थे, n, परिवर्तन कितने का हुआ हमको नहीं पता, मान लो y का हो गया, ये y बन गया, और ये दे भी रखा है n minus y और y हाई, y मोल्स ऑफ PCl5 बने। ठीक, एक बात बताऊं आपको, क्योंकि मोल्स को जो प्रेशर में चेंज करना होता है तो एक पंगा होता है, तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि ये n टोटल निकालो, और ये कितना आ जाएगा 2n - y, ठीक है, ऐसे क्यों निकलवा रहे हैं, मोल आ गए और टोटल मोल आ गए। अच्छा, और आपसे केपी पूछा है बच्चों, आपसे केपी पूछा है, एक फॉर्मूला याद है आपको क्या, केपी बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, यही होगा ना। आपको तो मोल दे रखे हैं, तो मोल से पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, और एकदम से टन की आवाज होती है और टपक पड़ते हैं डेल्टन, डेल्टन कहते हैं पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला लगा दो, क्या था महाराज आपका फॉर्मूला कि पार्शियल प्रेशर वाली गैस इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर पी भी रखा है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मोल बाय टोटल मोल निकाल लिया, तो टोटल मोल तो आते हैं ये और मोल भी आते हैं ये, तो निकाल लेना। अच्छा सही है, cos डिवाइडेड बाय n टोटल डिवाइडेड बाय n टोटल, ये देखा जाए ये आ गया मोल फ्रैक्शन, तो पार्शियल प्रेशर कितना आ गया, ये हो गया n - y अपॉन n टोटल है 2n - y इनटू p, n - y अपॉन 2n - y इनटू p, और ये y अपॉन 2n - y इनटू p, ये आ गए इन प्यारे प्यारे मॉलिक्यूल्स के पार्शियल प्रेशर। हाँ क्या करें, अरे सब्स्टिट्यूट करो, क्या करेगा हैं, हाँ है क्या करता है, यहाँ पे चलेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 है y अपॉन 2n - y इनटू p, n - y अपॉन 2n - y इनटू p, n - y अपॉन 2n - y इनटू p, बस कुछ कट ना जाए, कटेगा p कटा 2n - y कटा, कितना आ गया y अपॉन n - y की होल स्क्वायर, और p और 2n - y बच के ऊपर चला जाएगा 2n - y इनटू 2n - y अपॉन n - y की होल स्क्वायर p, क्या गंदगी है, कोई गंदगी नहीं, y इनटू 2n - y अपॉन n - y का स्क्वायर इनटू p, सेम आसपास ही आ गया, इज द आंसर, यस इज द आंसर, और बेहतरीन क्वेश्चन है ये, पूरा कांसेप्ट निचोड़ दिया है हमने, मोल को प्रेशर में कन्वर्ट करने का गंदा बनाया था, थोड़ा सा लंबा है टफ पेपर, पूरा कर दिया मैं आपके सामने, देखिए मुझे उम्मीद है आपको फायदा होगा, हां फायदा तो ही रहा है, करते रहो तुम, एक और कर देते इसी बात पर, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, बड़ा मशहूर खूब आता है, बच्चे डरते इससे, पर बड़ा आसान है और चुटकी हो जाता है, चुटकी बोले हुआ नहीं पढ़ना तो पड़ेगा यार, ये तो लंबा क्वेश्चन है, तो डर रहे हैं, हिम्मत मर्दा मर्द खुदा, अरे देखो तो सही, एक बार पढ़ो तो सही, कोशिश तो करो, हैं मत करो, और अगर क्वेश्चन बन गए तो काम करो, उसके छोटे छोटे टुकड़े पढ़ के नोट करते जाओ, फिगर बनाते जाओ, उसमें लिखते जाओ, तुम्हें सारा डर जाएगा, जैसे एन अमाउंट ऑफ सॉलिड इन स्टोरेज, ये तो पढ़ो, ये थ्योरी हमारी, नहीं बता रहा हूं, इसमें डर नहीं लगाना, तो एन अमाउंट
चीज है किसकी, NH4HS सॉलिड की है, इस प्लेस इन अ फ्लास्क, ले बेटा एक फ्लास्क है, उसमें तूने कुछ सॉलिड रखा है NH4HS ऑलरेडी कंटेनिंग अमोनिया गैस, उसमें पहले से है अमोनिया गैस इनिशियली एट अ सर्टेन टेंपरेचर एंड 0.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर। वाह, अमोनिया गैस इनिशियली जो है वो है 0.5 एटमॉस्फेयर, ये भी रखा है। फुल स्टॉप। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, अब यही है NH4HSA, डिकम्पोजेस, डिकम्पोज करता तो यील्ड अमोनिया, इससे अमोनिया छूटी और इससे H2S निकल गई इन अ फ्लास्क। तुम दो लाइन पढ़ लिया टुकड़े टुकड़े में, आधे ज्यादा क्वेश्चन पढ़ लिया है तो बड़ी बात लिखी नहीं है। सर वो 5 लाइनें देख के टेंशन हो जाता है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता हमारे, तो मत पढ़ो 5 लाइनें में भाई, 5 शब्द पढ़ लो, उनको लिख लो, फिर 5 शब्द पढ़ के उसको लिख लो, सारे एक दफे लिखने में पढ़ने में दिक्कत होती है, तो टुकड़ा टुकड़ा पढ़ के लिखते जाओ, तुम्हें कभी पेन नहीं होता। हां, अब छूटेगा भी नहीं। When the decomposition reaches equilibrium, पहुंचना ही है, the total pressure in the flask rises to 0.084 atmosphere। तो दे रखा है, given है कि इनिशियली सॉलिड का कुछ प्रेशर होता नहीं है, अमोनिया थी नहीं थी, अमोनिया थी 0.5 एटमॉस्फेयर, H2S नहीं, कुछ हुआ परिवर्तन, और ये 0.5 में कुछ P जुड़ गया तो यहाँ भी P जुड़ गया, दोनों में P जुड़ गया, परिवर्तन हुआ, तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो गया, ये हो गया 0.5 प्लस P, ये हो गया P, सॉलिड का तो प्रेशर कुछ होता नहीं, ऐसे गिरते नहीं, इतना हो गया। और बोला है टोटल प्रेशर इन द वेसल, तो P टोटल एट इक्विलिब्रियम है 0.084, ये गिवन है। लेकिन मेरे भाई यहाँ भी तो P टोटल हम निकाल सकते हैं ना, हाँ निकाल सकते हैं, दिस इज P टोटल एट इक्विलिब्रियम, और कितना है वो है 0.5 प्लस 2P, अरे लेकिन वो तो ये बताया था वो है 0.084 बताया था ना। एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर लग रही है, क्यों, या तो 0.084 एक्स्ट्रा बढ़ जाए, पहले 0.5 तो बाद में 0.5 से ज्यादा होना चाहिए, इसको 0.84 कर लेते हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, तो ये था 0.84, इसे 0.84 कर देते, तो क्या हो जाएगा, therefore 2P बराबर हो जाएगा 0.34, P बराबर 0.17। अच्छा, और ऐसा है तो बोला है the equilibrium constant for NH4HS decomposition at this temperature, equilibrium constant K क्या होगा, K equilibrium will be partial pressure of ammonia at equilibrium into H2S at equilibrium, which is 0.5 plus P into P, 0.5 plus P कितना है 0.67, और P कितना है 0.17, तो 0.67 into 0.17, अच्छा ये वाह बड़ी बैक बस दैट्स इट ना, कितना आएगा रफली रफली के तो पास वैल्यूज तभी से देखना पड़ेगा, ये तो पक्का है कि 0.17 तो नहीं है, हाँ जी वो भी करेंगे है ना, क्योंकि दूसरे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे ज्यादा भी नहीं है, तो ये तो है ही नहीं, तो लीडर क्या बचा, लीडर बचा ए यही होगा, चेक करो मल्टीप्लाई करो इसकी शब्द चेक करो, ये आएगा और वैसे मैं रफ देता हूं 0.67 जो होता है वो होता है लगभग 2/3, 0.77 2/3 कितना होगा, ये 3.34 अपॉन 3 व्हिच इज 0.1111 ऐसा है। अरे वाह, ये तो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, करने का चाहता था, तो आपने करेक्शन कैसे पकड़ लिया, हां ठीक है, पढ़ाते हैं आइडिया होता है, पहले 0.5 था तो बाद में 0.5 से बढ़ेगा ही ना, वो 0.084 तो कम हो गया ना, तो एक डेसिमल की छाप में गलती आ गई, ये सोच के हमने करेक्शन कर लिया था, तो सेट है बिल्कुल आंसर अपना मैच कर रहा है, इज द आंसर, यस करेक्ट, got it right, and the next question says for the following reactions equilibrium constants are indicated in the on the arrow, K1 K2 K3 रखे हैं, SVPO4 के, then the equilibrium constant for the reaction, oh my god क्या है, तीनों रिएक्शंस को जोड़ दिया है, add 1 2 and 3 ये मिल जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शंस तुमने ऐड करी है तो इक्विलिब्रिम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इक्विलिब्रिम कांस्टेंट विल बी K1 मल्टीप्लाइड बाय K2 मल्टीप्लाइड बाय K3, सिंपल क्लीन एंड नीट, that's it टॉप चाहिए, सिंपल फंडा है। यदि इक्विलिब्रिम कांस्टेंट्स सॉरी यदि इक्विलिब्रिम के रिएक्शन जोड़ोगे तो उसके कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यदि उनको घटाओगे तो इक्विलिब्रिम कांस्टेंट डिवाइड हो जाएंगे, यदि इक्विलिब्रिम रिएक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विलिब्रिम कांस्टेंट उतनी पावर से ऊपर रेज हो जाएगा, चढ़ जाएगा, बस राइट ठीक है। वो ये क्या है, देखा है कल के अलग अलग स्पीशीज की डिजाइन बना दिया 3D मॉडल ताकि ग्लैमरस लगने देखने में, अच्छी बात है, इतनी बात और खास महान बात नहीं है ये बात क्यों नहीं। If the equilibrium constants of the reaction at 298 and 308 Kelvin are occurred and then the reaction is exo-endo, यहाँ पे आ गए बेटा, ठीक है, निश्चित स्पेसिफिक, जैसे कोई भी रिएक्शन कोई भी कांस्टेंट है 298 केल्विन पर यानी कि टेंपरेचर T1 पर वो है 10⁻², और 308 केल्विन यानी कि टेंपरेचर T2 जो हायर टेंपरेचर है उस पर वो बढ़ गया है, तो एज टेंपरेचर इंक्रीजेस K इंक्रीजेस, कुछ भी है रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट टेंपरेचर बढ़ाया और ये फॉरवर्ड चला गया, तभी तो K बढ़ाया तो फॉरवर्ड चला गया, टेंपरेचर बढ़ाने पर आप देखो वो उस दिशा में जाता है जहां हीट एब्जॉर्ब हो जाए, आपने हीट एब्जॉर्ब कराई होगी, टेंपरेचर बढ़ाया, हीट देंगे तभी टेंपरेचर बढ़ेगा, हीट दी फॉरवर्ड चला गया, इसलिए बढ़ गया, हां जी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसा है ये, जी हां सही कहा आपने, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हां अगर टेंपरेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाए इसका मतलब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, जी हां रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, सिंपल, इज दैट फाइन, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, ब्यूटीफुल। लीजिए इसमें याद है क्या, व्हेनेवर अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, हां जी क्या होता है, इक्विलिब्रियम उसको खुद भी शिफ्ट करता है ताकि जो डिस्टर्बेंस है वो मिनिमाइज हो जाए, यही सिद्धांत था लीजिए प्रिंसिपल का, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर द रिएक्शन CO plus H2O direct CO2 plus H2 the at a given temperature the equilibrium amount of the mole होते हैं, कंसंट्रेशन नहीं है, amount of CO2 gas can be increased by, इक्विलिब्रियम पर जब CO2 को बढ़ानी है हमको, कैसे बढ़ाएं, by adding a suitable catalyst मोल्स नहीं चेंज करता, रिएक्शन को तेज कर देता है, कुछ नहीं करता, adding an inert gas नॉनसेंस, inert gas ऐड करके क्या होगा, कुछ नहीं करना, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ाएंगे घटाएंगे, प्लीज नोट यहाँ पर डेल्टा एन गैस 0 है, 2 मोल रिएक्टेंट में गैस के 2 मोल प्रोडक्ट में रिएक्टेंट ना फॉरवर्ड जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, वॉल्यूम का फर्क नहीं पड़ेगा इस स्पेशल केस में, हां अगर आप CO बढ़ा दो, आपने रिएक्टेंट को बढ़ाया तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा तो CO2 बढ़ जाएगा, आपने रिएक्टेंट CO H2 को बढ़ा दिया H2 को तो उसकी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन CO2 का बढ़ जाएगा, जी हां तो सही आंसर क्या है, दिल्ली डी इज द करेक्ट आंसर, यस डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, वाओ क्या ये N2F4 गैस बड़ा रेयर कंपाउंड है, तो दे रहा है 2NF2 and the रेडिकल दे रहा है डेल्टा H0 at 38.5 kilojoules, which of the following conditions will not favor the formation of NF2, ठीक है एंडोथर्मिक है बाबू, तो हीट दोगे तो फॉरवर्ड जाएगा तो नहीं जाएगा, जाएगा, फिर इंक्रीजिंग द टेंपरेचर दिस विल फेवर, यस विल फेवर, हमसे पूछा नॉट फेवर, तो आंसर नहीं, ठीक है,
NF2 gas is removed from reaction mixture. NF2 को हटाओगे तो क्या होगा? तो फॉरवर्ड जाएगा और फॉरवर्ड जाएगा तो इट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ NF2. यस, तो ये विल फेवर. तो ये भी आंसर है. डिक्रीजिंग द प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर. आई नो ये ऑप्शन छोड़ के बताओ, मीटर गैस बढ़ जाता है, हम भी बताओ प्रेशर को डिक्रीज करना है. उससे क्या होता है? प्रेशर टेंपरेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर डिक्रीज करने के लिए तो हमें वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा. और जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में शिफ्ट होगा जहां प्रेशर बढ़ जाए, यानी जहां गैस के मोल्स बढ़ जाए. और गैस के मोल्स कहां जाता है? टू NF2 के साइड में जाता है. तो वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर कम करेंगे तब भी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ही शिफ्ट होगा और NF2 का फॉर्मेशन विल फेवर NF2. तो ये ऑप्शन नहीं है. नॉट फेवर पूछा है. वैसे तो हारे को हरिनाम के आंसर, इनर गैस में आपको कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो आप देखने का है. देखिए मैं आपको याद रखना चाहता हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप इनर गैस डालेंगे तो उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता. कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर गैस डालना नहीं डालना बराबर है, ये नॉनसेंस है. इट डज नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम एट ऑल. अच्छा, और यहां पे बोला है कांस्टेंट टेंपरेचर एंड वॉल्यूम. तो जब आप उस पे हीलियम डालेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. तो एडिंग हीलियम इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड वॉल्यूम इट विल नॉट फेवर द फॉर्मेशन. यस, तो इज द आंसर, इज द आंसर. कांस्टेंट प्रेशर होता तो अगर टोटल प्रेशर कांस्टेंट होता तो एडिंग एट कांस्टेंट टोटल प्रेशर एडिंग इनर गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एडिंग इनर गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या होता है? adding inert gas adding inert gas at constant volume, constant pressure is same as increasing the volume of container. वॉल्यूम बढ़ाने के बराबर है. वॉल्यूम बढ़ाने पर जो असर पड़ता था ली शक्लियस प्रिंसिपल के हिसाब से, वैसे ही देख लीजिए वही आ जाए. हमारा कुछ पहले सॉल्व हो चुका है, मुझे ऐसा ही नहीं. और बच्चे लोग मजेदार रिवीजन, और इसी के साथ आपके इस रिवीजन की आज की कथा समाप्त हुई. हमने बहुत शानदार तरीके से पूरी कहानी को मास्टर कर लिया है. जो थोड़ा सा खून से टॉपिक माना जाता है, खून सुखाने वाली इतनी बड़ी बात करी आपने, तो थोड़ा डरते हैं इससे. चैप्टर बड़ा आसान है लेकिन भय बरकरार रहता है इसका. क्यों? कंसेप्चुअल गैप्स रह जाने के कारण. अगर आपने ढंग से पढ़ाया, जो हमने पढ़ाया, तो वैसे आपको इससे डर लगेगा नहीं. लेकिन फिर भी रिवीजन के बाद बहुत दिन हो गए, चीजें भूलने लग गए. हम सब कुछ रिकॉल कराएंगे, रिवाइज कराएंगे, सॉलिड प्रैक्टिस करेंगे और पढ़ देंगे उस चैप्टर को जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम. ओ माय गॉड, आयनिक. यस, हम मास्टर करेंगे आयनिक डिसोसिएशन मेथड एंड वी आर ऑन आवर ट्रैक टू विन ओवर आयनिक इक्विलिब्रियम. पहला सवाल, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्योर वाटर अमंग्स द फॉलोइंग इज. आयनिक में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है ऑटोप्रोटोलिसिस या सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर. अच्छा, और उसमें होता क्या है मैं आपको याद दिला दूं. जो भी सॉल्वेंट है, जैसे पानी खुद डिसोसिएट करता है. कैसे? एज H3O+ एंड OH-. इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं Kw, और Kw की जो वैल्यू है वो है 10⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस. इसका log to the base 10 ले लेते हैं और माइनस लगा देते हैं, तो ये हो जाता है pKw which is 14. एक चीज और याद दिला दूं आपको, एज टेंपरेचर इंक्रीजेस Kw इंक्रीजेस एंड pKw डिक्रीजेस. अच्छा, और अगर टेंपरेचर घटाएंगे तो एज टेंपरेचर डिक्रीजेस Kw डिक्रीजेस एंड pKw इंक्रीजेस. जी हाँ, ऐसा होता है. थ्योरी के पॉइंट्स थे जो बच्चे भूल जाते हैं, और भूलने नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए. कुछ और भी है ना. Kw बराबर होता है H3O+ into OH- के लॉग लगा के देखो तो आ जाएगा pKw is pH plus POH. pH छोटा p बड़ा h is minus log to the base 10 of concentration of H+. POH is minus log to the base 10 of concentration of OH-. छोटा p लगाने का मतलब क्या है कि जो भी चीज है उसका लॉग लो और नेगेटिव लगा दो, तो वो p ऑफ फलाना, p H, p OH, p Kw सब ये इनपुट कर दिया हमने. अरे वाह. और दिस इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस. अगर टेंपरेचर 25 डिग्री और कुछ नहीं दिया तो 25 डिग्री सेल्सियस ही मान लेते हैं, तो pH plus POH जो कि pKw के बराबर थे 14 हो जाता है. यही नहीं, एक pH स्केल भी आ जाती है हमें. 0 से 14 तक की स्केल होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर. pH 7 का मतलब होता है न्यूट्रल. 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज्यादा है तो बेसिक. राइट. अच्छा, बात बताओ, ज्यादा एसिडिक कब होगा? जैसे जैसे 7 के करीब होगा वैसे वैसे न्यूट्रल है. तो जब वो 7 से 0 की तरफ जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी. जब वो 7 से 14 की तरफ जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी. तब बेसिस कंसंट्रेटेड स्ट्रांग बेसिस pH 14 के आसपास होंगे, कंसंट्रेटेड स्ट्रांग एसिड्स pH 0 के आसपास होंगे. अगर pH 5 है तो वीकली एसिडिक है, pH 8 है तो वीकली बेसिक है. ऐसा होगा. बात समझ में आ रही है? हाँ, बात आता है पहले से. कोई बात नहीं सुन. राइट, वेरी हार्ड. ये सारी बातें सुनिए. अच्छा, वो न्यूट्रल वाटर के लिए, फॉर न्यूट्रल वाटर, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ H+ बराबर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH-. जो फंडामेंटल कंडीशन है कि H+ और OH- का कंसंट्रेशन के बराबर है. और ध्यान रखना, H+ और H3O+ को एक ही चीज गिनते हैं. क्यों? जिसको आपने सिंबल के रूप में H+ लिखा है, वास्तव में तो H+ कुछ एग्जिस्ट करता नहीं, और वास्तव में सच तो ये H3O+ भी एग्जिस्ट करता नहीं. जिस भी रूप में आता है वो, वैज्ञानिक इस बात पर एकमत है कि हमारा कोई एकमत नहीं है ना. तो जिस भी रूप में आता है H+ पानी में, पानी मतलब वो है H+ जिसके साथ कुछ पानी जुड़े हुए हैं. अब कितने पानी है ये वेरिएबल होता है टेंपरेचर प्रेशर कंसंट्रेशन के हिसाब से. तो ये स्पीशीज शॉर्टकट में लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं. आप तो चलिए, से कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, सही बात है, ठीक है. एनी कंफ्यूजन? सीधी बात, बकवास, बहुत सारी बात कर ली हमने. और चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की. ऑटोप्रोटोलिसिस की पूरी कथा मैंने सब बोल दिया. करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्योर वाटर अमंग्स द फॉलोइंग इज. शुद्ध पानी के लिए क्या सत्य है? A, it contains only single species, that is water molecules. हमारे H+ होता है, OH- होता है, कैसी बातें करती है. It contains three species, H2O, H+ and OH-. सच. It contains only two H+ and OH-. पानी के घास से क्या है? It contains three species, पानी, H3O+ and OH-. अब देखो, सच तो ये है कि स्वतंत्र रूप से H+ को एग्जिस्ट करता नहीं. अब यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं, एक में लिखा है H+ और एक में लिखा है H3O+. H3O+ पर भी विवाद तो है, लेकिन और हमने ये कहा था कि जहां मानना पड़े आप पूरी बेशर्मी से H+ H3O+ को सेम मान लो. लेकिन अगर ऑप्शंस के रूप में ही एक जगह H+ और एक जगह H3O+ लिखा है, एटलीस्ट H3O+ इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर्ड टू H+. तो कौन सा चुनेंगे? डी. तो हम चुनेंगे दिल्ली. डी इज द आंसर. यस, उसमें पानी है, उसमें H3O+ है और उसमें OH- है. ये कहना उचित होगा. राइट, राइट. सेकंड क्वेश्चन, एन आर्हेनियस बेस. आर्हेनियस ये कौन थे? बड़े आदमी थे, पुराने अच्छे वैज्ञानिक थे. आर्हेनियस महाराज ने कहा था पानी में घोलने पर जो छोड़ दे H+ वो है एसिड, और पानी में घोलने पर जो छोड़ दे OH- वो है बेस. तो आर्हेनियस बेस क्या करता है? वो पानी में घोलने पर OH- छोड़ देता है. एंड इट डैश द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन. इट इंक्रीजेस. छोड़ेगा OH- तो बढ़ जाएगा ना OH-. तो इट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड इन एक्वस फेज.
अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा था, ये तो मामूली परिभाषा थी जी, अच्छी बात। चलिए इवेंट डायग्राम देखिए, आर्हेनियस जो H+ छोड़ दे वो एसिड, जो OH- छोड़ दे वो बेस। लवली ब्रॉन्स्टेड ने दूसरी थ्योरी दी, उन्होंने कहा जो H+ छोड़ दे वो एसिड और जो H+ ले ले बेस वो बेस। तो ऑल आर्हेनियस एसिड्स एंड बेसेस आर सबसेट्स ऑफ लवली एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड्स एंड बेसेस। और फिर पढ़ा लुइस, लुइस ने कहा छोड़ H+। जो लोन पेयर डोनेट करके कोवेलेंट बॉन्ड बना ले वो लुइस बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करके कोवेलेंट बॉन्ड बना ले वो लुइस एसिड। और ये सबके पापा जी बन गए, तो सुपर सेट है लुइस, उसी का एक अंश है लवली ब्रॉन्स्टेड, उसी का और उप अंश है आर्हेनियस एसिड्स एंड बेसेस। ये भी अच्छा कांसेप्ट है, सेट सबसेट्स देखिए इसको ध्यान से, सबसे बड़ा सेट है लुइस एसिड्स एंड बेसेस का। तो बढ़िया है। द कंपाउंड दैट डज नॉट एक्ट एज लुइस एसिड इज, अब लुइस एसिड कौन होता है? ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करे लोन पेयर वो लुइस एसिड है। और एक्सेप्ट कौन करता है? जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो। तो क्या है तुम्हारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स? हां है, एल्यूमिनियम लिखा, sp2 एम्प्टी p ऑर्बिटल है, BF बोरॉन sp2 एम्प्टी p ऑर्बिटल है, FeCl3 ये तो डी ब्लॉक का है, इसमें तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, मतलब बहुत सारा खाली है। अमोनिया नहीं, सेकंड पीरियड की नाइट्रोजन, फर्स्ट पीरियड की हाइड्रोजन, इनके पास कोई एम्प्टी डी ऑर्बिटल, कोई ऑर्बिटल कुछ नहीं है, लोन पेयर है बेचारी के पास, ऑक्टेट ऑक्टेट सारे टनाटन पूरे हैं, किसी को लोन पे डोनेट करवा लो तो करवा लो, एक्सेप्ट करने की तो जगह ही नहीं है। अ कंपाउंड दैट डज नॉट एक्ट एज अ लुइस एसिड इज अमोनिया। अमोनिया लुइस एसिड काम नहीं करती है, राइट? ठीक है। And this brings us to the next question, which says species that cannot act both as Bronsted acid and as Bronsted base is Bronsted acid और base दोनों का ही काम करना है इससे, ऑफ कोर्स अलग-अलग रिएक्शंस में, और जो ये न कर पाए वो पापी कहलाए और वो आंसर हो जाए। ठीक है। HSO4- अच्छा Bronsted acid क्या करते हैं? Bronsted acids they donate H+ and Bronsted bases they accept H+। donate H+ के लिए they must at least have H atom, तो ये कम से कम हाइड्रोजन का एटम तो होना पड़ेगा ना अगले के पास। ठीक है, जो है ही नहीं उसको डोनेट कहां से करेगा? Bronsted base कौन होगा? they must have at least an electron pair or mostly lone pair to donate। ठीक है। अब HSO4- को अगर आप देखें तो लवली ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कांसेप्ट आता है, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड इज नथिंग बट मतलब कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस आप बना सकते हो, यहां पे देखिए। तो HSO4- अगर H+ दे दे, है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं डोनेट H+ तो बनाएगा सल्फेट। तो ये क्या काम कर रहा है? ये काम कर रहा है एसिड का। और अगर क्या ये एक्सेप्ट H+ कर सकता है? अगर H+ स्वीकार कर ले तो बना देगा H2SO4। अब HSO4- वैसे तो बहुत सुविधा से H+ लेगा नहीं, पर अगर खिलाई दिया किसी ने तो लोन पे है क्या? है तो सही, भले रोपी लेगा, ले तो सकता है ना, खुशी से लेगा, किसी बात नहीं हो रही है, पानी में घोल के लेगा, इसकी बात नहीं हो रही है, क्या कर सकता है? कर सकता है। तो ये तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस बेशर्म दोनों ही है। OH- को देखिए, अगर इससे H+ नोच ले, और ऐसे कैसे नोच लेंगे H+? कोई आ जाए, कौन जाए, नाइट्राइड आ जाए, मान लीजिए, बड़ा खतरनाक होता है नाइट्राइड, कोई इससे H+ नोच ले, क्या बना लेगा? ये बन जाएगा ऑक्साइड। अमोनिया से कोई H+ निकाल ले तो बन जाएगा NH2-। और किसमें इतना दम है? जैसे नाइट्राइड आयन डाल दीजिए, नाइट्राइड में तो दम है, वो मजे से अमोनिया से भी H+ नोच सकता है और OH- से भी H+ नोच सकता है, बहुत ताकतवर है। तो वो क्या कॉन्जुगेट बेस बना देगा? हाँ जी। तो कैसे वो एसिड का काम करवा लेगा? हाँ, खुशी से करेगा, बदतमीजी से मत कर तो लेगा। ठीक है। और इसी में अगर हम कहते हैं एक्सेप्ट H+ ऐड कर दो, तो ये यम अमोनियम जो लोन पेयर है, ये यम यम लेकिन H2 बना देगा ऐसे। कार्बोनेट आयंस HCO3- बना देंगे अगर H+ ऐड कर दो। लेकिन अगर तुम कहोगे H+ हटाना चाहता हूं, हटाएगा कहां से? है ही नहीं हाइड्रोजन। ओके, तो फिर क्या होगा? तो दिस बी स्पीशीज, बी एक ऐसी स्पीशीज है जो इट कैन नॉट एक्ट एज क्या चीज? ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज बेस, तो हाइड्रोजन है ही नहीं, जो है ही नहीं उसे त्यागोगे कहां से? ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। इसी में अगर आर्हेनियस की बात आती, अगर आर्हेनियस एसिड या बेस की बात आती, तब H+ और OH- एक्वस सॉल्यूशन में होने की बात आती। एक्वस सॉल्यूशन में फिर इस तरह की नीलाएं संभव नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में नाइट्राइड जिंदा नहीं बचता, फिर ऊट पटांग काम नहीं करा सकते थे। लेकिन हां, ब्रॉन्स्टेड और लवली की दुनिया में काम बिल्कुल हो सकता है, और डंके की चोट हो सकता है। एंड दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज नॉट ट्रू? गलत क्या है इनमें से? वेल, एक तो वही था, न्यूट्रल वाटर के लिए, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H+ बराबर OH- होता है। हां जी। और Kw होता है H+ into OH- के अगर बराबर हो तो ये x into x यानी x स्क्वायर, तो x हो जाता है रूट ऑफ Kw which is nothing but H+ which is equal to OH-। ठीक, बात सही हो गई। पर ये पूछा नहीं था, नॉट ट्रू पूछा है, अरे बदमाशी की, ये बात तो सही है, तो ट्रू हो गया, आंसर नहीं। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, अभी न्यूट्रल में होना चाहिए, ये H+ होनी चाहिए न्यूट्रल की, न्यूट्रल में H+ होना चाहिए। और अगर आपके पास न्यूट्रल से ज्यादा H+ है तो उसका मतलब आपका सॉल्यूशन एसिडिक है, OH- कम है, हद से कम, न्यूट्रल से कम OH- है और ज्यादा H+ है तो सॉल्यूशन एसिडिक हो गया। ये भी सच है। न्यूट्रल से कम H+ है और ज्यादा OH- है तो ये बेसिक होना चाहिए, और ये हो गया, हाँ हो गया। और डी H+ और OH- जो है वो 10⁻⁷ मोलर होते हैं फॉर अ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट ऑल टेंपरेचर्स। धोखा क्यों? ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बताया था टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो Kw की वैल्यू बढ़ेगी, तो Pkw की वैल्यू कम हो जाएगी, जो रूट ऑफ Kw है वो कम हो जाएगा टेंपरेचर बढ़ाने पर। ये बात गलत है, नॉट ट्रू है डी, इसलिए वो आंसर है जी हाँ, इसीलिए डी ही तो आंसर है। बढ़िया, अच्छा है। pH values of HCl and NaOH solutions each of strength n/100 will be respectively। क्या होगी pH वैल्यू की? n/100, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो है वो है 0.01 मोलर, therefore pH is minus log to the base 10 of H+, which is 2। पहले वाले में वैसे तो ऑप्शन देखो तो 2 and 2 तो नहीं है, क्यों? क्योंकि NaOH तो बेस है। 2 and 12 ये सही लग रहा है, 2 and 10 चेक कर लेते हैं अगर आपको करना है। OH- कितना है? 0.01 मोलर, तो POH ये अलग क्वेश्चन है, तो POH कितना होगा? minus log to the base 10 of OH-, which is again 2। now pH क्या होती है? 14 minus POH, which is 40 minus 2, which is 12। तो HCl सॉल्यूशन की pH हो गई 2 और NaOH सॉल्यूशन की pH हो गई 12। बॉम्बे the answer? Guess Bombay, please the answer। Which of the following solutions have pH close to 1? इनमें से किसकी pH 1 के करीब है? 100 ml of M/10 HCl and 100 ml of M/10 NaOH। अच्छा,
बराबर बराबर मिला है तो उसकी तो पीएच 7 हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगा। 55 ml HCl 45 ml NaOH, ये एसिडिक तो कम से कम होगा, क्यों? क्योंकि HCl ज्यादा है। 10 ml HCl 90 ml NaOH सेम कंसंट्रेशन, ये पक्का बेसिक होगा, और pH 1 मतलब एसिडिक सॉल्यूशन मांगता है, तो ना न्यूट्रल ना बेसिक, ये तो होने ही नहीं है, गलत बात करी है आपने। यहाँ के M/5 HCl है 75 और 25, ये भी एसिडिक होगा, क्यों? क्योंकि एसिड ज्यादा है। तो यार कमाल कर दिया, तो हम क्या करेंगे? करके देखते हैं क्या करेंगे। pH क्लोज टू 1 मांगता है, तो आओ देखें, मिला के देखते हैं। HCl बी ऑप्शन को देखिए पहले, इसमें HCl कितना है? 55 ml into M/10, M समझते हो? कैपिटल M होता है मोल्स पर लीटर, तो लीटर से लीटर काटो तो ये जाएगा 5.5 मिलीमोल्स H+ मिलाया, और इसमें आपने NaOH कितना मिलाया? 45 ml, और कितना था? 1/10 मोल पर लीटर, तो 4.5 मिलीमोल्स आए OH- के, एक तराजा एक तिरानी दोनों मर गए, खत्म कहानी। मतलब therefore concentration of H+ finally is 5.5 minus 4.5 यानी 1 मिलीमोल। ये मोल्स है, क्षमा चाहता हूं, दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 55 और 45 को जोड़ोगे तो 100 ml आ जाएगा, मिली कट गए, 0.01 मोलर आ गया। H+ साइन द कंसंट्रेशन 0.01 मोलर आ गया, तो pH कितनी हो जाएगी? तो pH 2 हो जाएगी, 2। खुदा पहाड़ की चुइया 1 आनी चाहिए थी, 2 आ गई यार, अब डीवी करके देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे, सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है। HCl केस 75 into 1/5 मिलीमोल यानी 25 मिलीमोल, NaOH कितने हैं? 25 into 1/5 यानी 5 मिलीमोल, सबट्रैक्ट करो तो नेट बचते हैं 20 मिलीमोल HCl के H+ के, क्यों? 5 मिलीमोल तो H+ OH- एक दूसरे को मार डालेंगे, खत्म कर देंगे। और वॉल्यूम कितना है? 75 और 25 यानी 100 ml, मिली काटो, ये आ गया 0.2 मोल पर लीटर। pH कितनी आ जाएगी? pH will be minus log to the base 10 of 0.2 which is 1 minus 0.3 which is 0.7, pH आ जाएगी बेचारे की 0.7, तो 1 के ज्यादा करीब क्या है? 0.7 या 2, 1 के करीब तो 0.7 ज्यादा है, तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा दिल्ली डी। इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन की कैलकुलेशन कराई है, ठीक है, यही सब। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की pH कैसे निकालते हैं आप देखें, हमने डायरेक्ट निकाल लिया है, पता है आपको। अगर कोई पॉलीप्रोटिक वीक एसिड हो, if K1 and K2 be first and second ionization constants of H3PO4 and if K1 is much more than K2 then which is incorrect, तो इनमें से क्या झूठ है? अच्छा, बड़ी झूठ सच की बातें करते हैं, देखिए क्या है गलत क्या है, झूठ क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, H3PO4 डिसोसिएट कर रहा है H+ plus H2PO4-, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, फिर यही H2PO4- जो बना है, पता चलो ये आगे भी डिसोसिएट करेगा, बनाएगा HPO4-, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K2, और ये HPO4-, फर्दर डिसोसिएट करेगा और बनाएगा PO4-, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3, आया नहीं? हाँ। अब आप देखें H+ है और H2PO4- है, हमने कहा कि पहले कंसंट्रेशन कितना था बाबू? पहले कंसंट्रेशन था C0, चला गया X, तो यहाँ बना X, यहाँ बना X, वैसे ये X बन गया तो इसमें से Y भी जाएगा, पहले से ये X था तब यहाँ Y जोड़ दीजिए, सारी क्वेश्चन एक साथ जुड़ेगा जी, हाँ ये Y आ जाएगा, और बोला है K1 is much more than K2, तो X is much more than Y, हाय हाय, तो can we neglect Y? We can neglect Y in comparison to X, तो X minus Y is approximately X, X plus Y is also approximately X, माशाल्लाह। HPO4-, Y है, अब सर Y है तो 0 थोड़ा कर देंगे, तो रखेंगे कितना भी, उसमें से मान लीजिएगा Z, तो यहाँ जुड़ेगा Z, यहाँ पे जुड़ेगा Z, X तो बहुत बड़ा है, तो उसका जरा सा अंश था Y, तो Y का भी बहुत ही जरा सा अंश होगा Z, सच तो ये है, तो ये लगभग Y के और ये लगभग X के बराबर ऐसे आ जाएगा। ऐसे हम फंडामेंटल इक्विलिब्रियम में मोल कंसंट्रेशन वाला लिखते हैं। यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट जो 2 एप्रोक्सीमेशन थे वो मैंने आपको करके दिखाए। क्यों दिखाए? पूछे थे क्या हमने? क्वेश्चन में थे बाबू, इसलिए बताना पड़ेगा। K1 लिखो, K1 क्या होता है? K1 is H+ into H2PO4- upon H3PO4, यही होता है ना? हाँ ये होता है, यहाँ से इससे अब यहाँ पे ये X दिख रहा है दोनों, यानी कि H+ बराबर H2PO4- ऐसे लग रहा है, तो सही है, सही है, ये करेक्ट है, आंसर नहीं, आंसर में इनकरेक्ट चुनना है, कितनी बदमाशी देखो, अगर ये बराबर ही है, हाँ जी, तो इसको मान लो हम कहते हैं x² upon H3PO4, therefore x is equal to root of K1 into H3PO4, ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो लोगों ने कहा K2 लिख देते हैं जी, जैसा आपने K2 बराबर है, यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, बार देखो, 1000 बार देखो, बाय डेफिनेशन K2 बराबर H+ into H2PO4, मैंने सब कुछ रिवाइज करा रहा हूं मैं, इसलिए लंबा टाइम लगा, रिवाइज टाइम लगता है, बेटर रिजल्ट है, ये आ गया H2PO4-, H+ कितना है? X, H2PO4- है X, और ये HPO4-, ओ माय गॉड, कट ना जाए, कट गए, और क्या गया? आ गया C, ये भी तो करेक्ट है, अबे इनकरेक्ट चाहिए था, हाँ ये करेक्ट आ गए, हाँ तो नहीं है ना आंसर, तो डी थी आंसर, और यहाँ तो चेक तो किया ही तुमने, नहीं हो गलत था, फिर भी कुछ तो बताती, पूरा तो सॉल्व कर दिया, तो डी कर देता हूँ। K3 बराबर है H+ into PO4-, upon HPO4-, और H+ जो है ना बच्चे, वो बराबर है X के, H+ बराबर है X के, और फॉस्फेट जो भी है Z वो है, अपॉन ये है Y, हाय हाय, आप देखो यहाँ पर H+ फॉस्फेट आयन Z है और H+ आयन X है, तो X बराबर 3Z ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा तो भैया नहीं, एक्चुअली X बराबर K3 upon Y times Z, इतना आ रहा है, 3 तो नहीं आ रहा, तो डी एक गलत ऑप्शन है, जी हाँ, तो वो सही आंसर है, ठीक है, ठीक है। अब विप्रशन का पॉलीप्रोटिक एसिड का आनंद से नाचते हुए किया हमने से, इस बात पे आइए सॉल्ट सॉल्युबिलिटी से तो आ जाए, बिल्कुल, solubility of KGCl in water in 0.01 molar calcium chloride or 0.01 molar NaCl and 0.05 molar silver nitrate are occurred buckered Bombay Bo respectively, then क्या होगा? S1 2 3 4 अलग-अलग गिलाएं गई हैं, ऑर्डर में अरेंज करने को बोला गया है। अब तुम देखो कि AgCl अगर पानी में घुलेगा और बनाएगा Ag+ और Cl-, तो solubility S1 will be root of KSP,
और अगर आपने कैल्शियम क्लोराइड नमक और सिल्वर नाइट्रेट में घुलना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम आएगी क्या? कॉमन आयन इफेक्ट के चलते उसकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी बिल्कुल। और 0.01 मोलर, इसमें कॉमन आयन कितना है? इसमें है 0.02 मोलर, इसमें कॉमन आयन है 0.01 मोलर। और कॉमन आयन का कंसंट्रेशन होगा जितना ज्यादा, वो उतना ही सॉलिबिलिटी ऑफ KgCl को घटा देगा, कम कर देगा। तो कैल्शियम क्लोराइड में तो क्लोराइड 0.02 मोलर है, ज्यादा है। NaCl में कॉमन आयन खाली 0.01 मोलर है, और सिल्वर नाइट्रेट में जो कॉमन आयन है वो तो 0.05 मोलर सबसे ज्यादा लगता है। जी हाँ, तो मिनिमम सॉलिबिलिटी होगी सिल्वर नाइट्रेट में, मिनिमम सॉलिबिलिटी होगी सिल्वर नाइट्रेट में। S4 होगा सबसे छोटा, S4 होगा सबसे छोटा, S1 होगा सबसे बड़ा। शराफत का तकाजा होना भी चाहिए। इक्वल टू तो नहीं होगा, क्यों? 8.02 8.01 इक्वल टू तो नहीं हो सकता। तो कौन ज्यादा है कौन कम है? हाँ ना, देखो तो आप कहेंगे भाई S4 सबसे कम था, S1 सबसे ज्यादा है, और कैल्शियम क्लोराइड कम ही है, S2 थोड़ा कम है बजाय S3 के। क्यों? क्योंकि क्लोराइड ज्यादा, कॉमन आयन ज्यादा था S2 में, तो सॉलिबिलिटी कम हो गई। बॉम्बे इज द आंसर। जी हाँ, बॉम्बे प्लीज द आंसर, प्लीज द आंसर, यस प्लीज द आंसर। व्हाट इज द मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ बेरियम फॉस्फेट इन टर्म्स ऑफ KSP? KSP के टर्म्स में बेरियम फॉस्फेट की मोलर सॉलिबिलिटी कितनी होगी? कैसे लिखेंगे? Ba3PO4 होल ट्वाइस, टक 3 टाइम्स बेरियम आयंस प्लस 2 टाइम्स फॉस्फेट आयंस। ठीक है, मान लो सॉलिबिलिटी है S, तो ये हो जाएगी 3S और 2S, और KSP हो जाएगा 3S की पावर 3 और 2S की पावर 2, 3S का क्यूब 27 into 4 108, श्री 108 S to power 5। तो सॉलिबिलिटी कितनी आ जाएगी? इट इज फिफ्थ रूट ऑफ KSP into the divided by 108, KSP upon 108 फिफ्थ रूट। वाओ, डी सही है। जी हाँ, डी है सही, बिल्कुल सही। सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl in 0.2 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज, वहां पता नहीं साहित्यिक बातें करी थी, या तो कैलकुलेशन पूछी है। ओहो, कैसे करेंगे? कर लेंगे। AgCl देता है Ag प्लस और Cl माइनस इक्विलिब्रियम लिखिए। और इनिशियली इसमें क्या है? सॉलिड का तो कंसंट्रेशन था ना होगा, और पानी में तो सिल्वर आयन थे, क्लोराइड थे, लेकिन अगर आप उसमें नमक डाल दिया है तो क्लोराइड आयन 0.2 मोलर, यदि आप उसमें नमक डाल दिया है तो क्लोराइड आयन 0.2 मोलर है। ठीक है, कितना जाएगा? X और 0.2 मोलर, Ag प्लस और Cl माइनस। तो KSP ऑफ AgCl व्हिच इज Ag प्लस इनटू Cl माइनस, और क्लोराइड आयन कितने? 0.2 मोलर दे रखा है, तो KSP है 1.2 into 10⁻⁻10, उसमें Ag प्लस आ जाएगा। तब क्यों? आप देखो इनिशियली थे इतने, और अब हो जाएगा 0.2 प्लस x व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 0.2। नेग्लिजिबल बोलेगा AgCl, x नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू 0.2। ये सही सोचा तुमने, और अच्छा सोचा। क्यों? आप देखिए ये Ag प्लस आ गया है 6 into 10⁻10 मोलर, जो इक्विलिब्रियम में है, और क्या नेग्लिजिबल है एज कंपेयर्ड टू 0.2? बिल्कुल नेग्लिजिबल है, लगभग सारी सिल्वर प्रेसिपिटेटेड अवस्था में है या इनसॉल्युबल है, भूल नहीं गई। अच्छा सही बॉस, बिल्कुल सही। देयर या the sparingly soluble salts SRF2, the sparingly soluble salt SRF2 has a KSP value of 2.45 into 10⁻⁹ at room temperature. Calculate its solubility in 0.1 molar highly soluble NaF aqueous solution. लोगों ने बताओ इसे कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे वो किया था। SRF2 का इक्विलिब्रियम लिखिए। प्लीज नोट, आपको पता होना चाहिए कि SRF2 पानी में बहुत जरा सा घुलता है, और फ्लोराइड आयन या NaF पानी में, सोडियम सॉल्ट्स पानी में हाईली सॉल्युबल है। तो NaF पूरा का पूरा टूट के Na प्लस और F माइनस दे देगा, और 0.1 मोलर है, तो पहले ही मेरे पास 0.1 मोलर सॉल्यूशन में ये फ्लोराइड आयन रहेंगे। ये थ्योरी आपको दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए। ये जो स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब लगभग इनसॉल्युबल, ज्यादा नहीं घुलते, नखा तक इक्विलिब्रियम लाते हैं, लेकिन जो हाईली सॉल्युबल थे, सोडियम सॉल्ट्स हाईली सॉल्युबल, वहां तक हो जाएंगे, और अपने सारे आयन फैला देंगे सॉल्यूशन में, डिसोसिएट हो जाएंगे। तो इनिशियल कंसंट्रेशन में आपको जरूरत नहीं। ठीक है, इससे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स है उसको अवश्य गिनिए। ठीक है, तो इनिशियल हो गया स्ट्रोंशियम और फ्लोराइड आयन। ठीक, फिर क्या है? परिवर्तन किसका है? हमने कहा कि सॉलिबिलिटी, अच्छा मान लो सॉलिबिलिटी है S, तो ये आया S, तो ये होगा 0.1 प्लस 2S व्हिच इज नेग्लिजिबल। कैसे पता? कॉमन इफेक्ट में नया तो ज्यादा आता नहीं है, तो लगभग 0.1 ही है। अच्छा, कैलकुलेशन करते हैं। KSP कितना है? KSP है भाई स्ट्रोंशियम इनटू फ्लोराइड का स्क्वायर। तो स्ट्रोंशियम तो है S, और ये है 0.1 का स्क्वायर, और KSP की वैल्यू कितनी है? 2.45 into 10⁻⁹। तो S कितना जाएगा? वो जाएगा 2.45 into 10⁻⁷। ओह माय गॉड, ये तो A है। जी हाँ, A इज द आंसर। यस इंडीड, A इज द आंसर। डन 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 डन। अच्छा, copper hydroxide has a KSP of कितना? What is the maximum copper ion concentration possible in a neutral solution of pH 7? एक सॉल्यूशन पहले से जिसकी pH फिक्स्ड है 7, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, यानी कि POH है 14 माइनस pH, और वो भी है 14 माइनस 7 यानी 7, तो OH माइनस है 10⁻⁷। और KSP ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड बराबर है कॉपर आयन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन के स्क्वायर के। तो देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन कितना हो जाएगा? वो जाएगा KSP अपॉन OH माइनस का स्क्वायर, 1.6 into 10⁻⁹ अपॉन OH माइनस का स्क्वायर। कितना है OH माइनस का स्क्वायर भाई? वो 10⁻⁷ का स्क्वायर। ये जाएगा 1.6 into 10⁻⁵ मोलर, तो जाएगा 1.6 into 10⁻⁵ मोलर। D is the answer? Yes, D is the answer, and there we are. pH of a saturated solution of silver salt of monobasic acid Ha is found to be 9. ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोबेसिक एसिड Ha का क्या मतलब है? अरे Ha देता है H प्लस और A माइनस, इस यानी सिल्वर सॉल्ट है AgA, आगा। हाँ, और जब डिसोसिएट करेगा आगा जी, तो बनाएंगे Ag प्लस एक्वस और A माइनस एक्वस। pH कैसे बोल रहे हैं? ये क्या मतलब है इस बात का? इस बात का बच्चों रहस्य में मतलब है A माइनस की जरूर हाइड्रोलिसिस हो रही है, और वो छोड़ रहा है OH माइनस। ऐसे ही, हाँ ऐसे। अच्छा, तो और इसकी pH 9 बताई है, तो मान लो A माइनस का कंसंट्रेशन है S, A माइनस का कंसंट्रेशन है S, और इसमें से अगर कुछ चला गया था, मान लो चला गया था Y, तो ये बनेगा Y हाई, राइट। और Kb ऑफ A माइनस कितना हो जाएगा? Kw अपॉन Ka ऑफ Ha, which is Kw यानी कि 10⁻14 अपॉन 10⁻10 यानी 10⁻4।
इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बाबू 10 -4 और pH बोल रखी है कि pH इज फाउंड टू बी 9 तो POH कितनी है 40 - 9 यानी कि 5 तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है 10 - 5 बोला तो Y है 10 - 5 और Y की वैल्यू दे दी जी हां Y की वैल्यू दे दी है क्वेश्चन में दी हुई है कभी भी pH POH होते बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन अच्छा है तो बीच में तीन चार जुगाड़ है तीन चार चीजें करनी है कि पहले तो आपको देखना है कि सॉल्ट है सिल्वर का वो खुल रहा है तो एनायन की हाइड्रोलिसिस हो रही बड़े ड्रामे ठीक है होते रहे यहां यहां तक तो क्वेश्चन और ये बराबर है किसकी ये बराबर है Y * Y अपॉन S - 5 ये जो KB है बाय डेफिनेशन बराबर है इसकी अच्छा S - 5 ये लगभग है अच्छा और Y है 10 - 5 तो 10 - 10 अपॉन 10 - 4 दिस इज S - 10 - 5 क्या किया इसको बदल गया ऐसे therefore S बराबर 10⁵ प्लस 10 - 6 which is 1.1 into 10 - 5 सॉल्व किया जाएगी 1.1 into 10 - 5 ठीक है ना और ये क्या है अगर ये पानी में घुलेगा तो ये है S और ये है S तो KSP कितना है S स्क्वायर वो कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 1.1 into 10 - 5 का स्क्वायर which is 1.21 into 10 - 10 1.21 into 10 - 10 इस तरह से आ जाएगा KSP ऐसा काइंड ऑफ थोड़ा तो मान लीजिए क्योंकि वैसे अगर आप ईमानदारी से देखें तो इक्विलिब्रियम पर A माइनस है S माइनस Y अगर ये S माइनस Y है तो आपको S तो देखना चाहिए कितना 1.1 into 10 ये ऐसे देखना चाहिए कहते हैं KSP है AG प्लस into A माइनस AG प्लस होता है S और A माइनस कितना यहाँ से याद कर लो ये है A माइनस S माइनस Y क्यों क्योंकि S तो पहले आया था Y की हाइड्रोलिसिस भी हो रही है देख लो जी तो S है 1.1 into 10 - 5 S minus Y है 1 into 10 - 5 ओवरऑल हो गया 1.1 into 10 - 10 and Bombay B is the answer yes B is the answer and काफी बड़ा टिपिकल और कई गड्ढों से भरा हुआ बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन था जो बहुत सारे कांसेप्ट्स को मैंने रोल करके लगा दिया है और इसी बहाने तीन चार क्वेश्चन रिवाइज हो गए ऐसा मानिए ठीक है ना हां डरिए मत थोड़ा बड़ा था कोई बात आगे 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 और बढ़े तो शायद दृश्य सुहाने आएंगे है ना आगे देखते हैं क्या है आगे डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgI व्हिच मे बी डिसॉल्व्ड इन कितना साइनाइड है देखिए ऐसे AgI को हम साइनाइड में घुलने के जुगाड़ में हैं अगर वो घुल गया तो बनाएगा AgCl होल्ड ट्वाइस माइनस और I माइनस रिएक्शन के लिए वैसे तुम देखो तो AgI देता है Ag प्लस और I माइनस ये रिएक्शन है KSP का ठीक है और Ag प्लस को अगर साइनाइड्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाओ और बनाओ AgCl होल्ड ट्वाइस माइनस तो ये है KF अगर इनको जोड़ दो तुम तो ये जो K आएगा ये हो जाएगा KSP into KF और KSP of AgI दे रखा है कितना 1.2 into 10 - 17 और KC और AgCl होल्ड ट्वाइस माइनस वो KF ही है वो है कितना 7.1 into 10 - 19 नहीं ये KD है KC भी KD है तो प्लस ये प्लस है माइनस माइनस राइट 10 - 19 सॉरी KC है ठीक है वो माइनस प्लस में बदल दिया हां ये आ जाए और कितना हो जाएगा अब ये 1.2 into 7.1 into 10 - 2 which is 12 into 71 जितना भी आएगा बहुत अच्छा बड़ी संख्या है जो भी है और बोला है कितना है आपके पास 1 मोलर है साइनाइड हमको नहीं पता वॉल्यूम वाइट लेटर है AgI के मोल्स अथाह पड़े हैं हमें नहीं पता कितने डिसॉल्व हो गए इनिशियली ये सीन था और मान लो AgI की सॉल्युबिलिटी है S मोल्स पर लीटर घुल गए मान लो अगर S मोल्स पर लीटर घुल गए तो 2S चला जाएगा साइनाइड S बनेगा ये और S बनेगा ये तो इक्वेशंस लिख रहा है बैलेंस इक्वेशन है आपके सामने और KSP into KF ये है K बराबर है AgCN होल्ड ट्वाइस माइनस into I माइनस K अपॉन साइनाइड का स्क्वायर बाय डेफिनेशन इस पे लगाना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ये आ जाएगा 12 into 71 is equal to S square upon 1 minus S का होल स्क्वायर ठीक तो S upon 1 minus S कितना है इसकी गंदी वाली रूट और यानी रूट निकालनी पड़ेगी निकालते हैं मत क्या करते 12 1 12 और 12 7 84 और 85 852 की कोई घिनौनी सी रूट आएगी कितनी आएगी भाई देखते हैं मुझे पता है कि 30 का स्क्वायर होता है 900 ठीक है अच्छा इसके नीचे क्या ये 29 के स्क्वायर के आसपास कुछ मामला लग रहा है ये लगभग 29 आ जाएगा मैं ज्यादा गंदगी में लौटना नहीं चाहता मान लो 29 आ गया ठीक कितना है क्या करके देखते हैं 29 स्क्वायर कितना हो गया 30 - 1 का होल स्क्वायर व्हिच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 16 व्हिच आ जाएगा 841 तो 29 से थोड़ा ज्यादा 29.1 ही आएगा भले इतना आएगा ठीक 29 पकड़ते हैं देयरफॉर s अपॉन अच्छा s अपॉन 1 माइनस s है 29 तो s कितना हो जाएगा कंपोनेंट डिवाइड इनटू s हो जाएगा 29 अपॉन 29 प्लस 1 यानी 29 अपॉन 30 ये कितना हो जाएगा पॉइंट 1 से थोड़ा सा कम होगा 0.9 कुछ आएगा 0.9 कुछ दिख रहा है कहीं पे ना ना हां b दिख रहा है वाओ तो क्या है b आंसर है खत्म B is the answer. Yes, it is very much the answer. Moles of AgI 1 liter. Moles per liter AgI के जो भूल गए वो S थे ऐसा गया 0.9 something 0.98 and there we are. Yes, there we are. Done. बड़ी क्वेश्चन करा रहा हूँ एक और कराओ देख लो. What is the pH of a solution of ammonium cyanide? Kb of ammonia is so much and Ka of HCl is so much. Please note this is a salt of weak acid and weak base. और pH इसमें H plus is root KH which is under root KW KA upon KB. KW होता है 10 - 14 KA कितना है बाबू KA है 6.17 into 10 - 10 और KBG कितने हैं 1.77 into 10 - 5 रक्षा करता है वो कितना आ जाएगा ये हिंदी खिलौने कैलकुलेशन इसको तो चलने दो जो भी है 6.717 upon 1.77 ये आ जाएगा 10 - 19 में से 10 गया 19 में से नहीं क्या पकड़ा है ना 10 to -19 दिमाग खास से चला गया है ना रूट आ जाएगी ठीक अपने ऊपर टिप्पणियां कर रहे हो हाँ मैं ऐसे ही करता हूं खुद से अच्छा लगता है हे प्रभु आनंद दाता ये हो जाएगा रूट ऑफ 61.7 upon 1.77 सारी दुश्मनी इसको निकालने हैं और 10 - 20 कर लूंगा तो रूट 10 - 10 हो जाएगी तो pH कितनी जाएगी बोलेगी 10 माइनस log to the base 10 of ये गंदी वाली रूट जो भी आएगी तो ये 9 पॉइंट कुछ आने वाला है सच में 20 the answer that's it और ये कैलकुलेट नहीं किया कौन कर गंदगी में लोटे फिर भी कुछ तो करते
सिर्फ तुम्हारे मनोरंजन और कैलकुलेशन के लिए मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। करो। अब मैंने देखा देखो 1.77 है, 1.77 को लगभग 1.75 पकड़ लूँ तो ये 7/4, तो 61.7 अपॉन 7 into 4 कुछ ऐसा है। 7 7 49, 49 59 60, 8 7 56, 56 आ गया तो बचा 5 57, 8 7 56, लगभग 8.8 आ गया, ठीक है। इंटू 4 है और इसकी गंदी वाली रूट भी है। अब 4 की तो रूट पता है मुझे कितनी आ जाएगी 2, और 8.8 को मैं लिख दूं 4 into 2.2 पे 4 को बाहर निकालूं तो जाएगा 2 to the 4 रूट ऑफ 2.2। 2.2 की रूट क्या होती है? 2 की अंडर रूट 2 क्या होता है? 1.414। तो 1.414 की जगह अच्छा 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 2.25, तो 1.45 पकड़ लो होता है। 4 into 1.45 ये आ जाएगा, विच इज कितना जितना आ जाए 1.5 के आसपास, 6 कब आएगा तो लगभग 6 है। रूट निकाल के log 6 कितना होता है? लगभग 0.7 नहीं, log 6 इज log 3.48 प्लस log 2 इज 0.3.78, तो ये लगभग 10 minus 0.78 है विच इज 9.22। ये लीजिए ऐसे किया। अगेन खाली आपका मॉडल बूस्ट करने के लिए आपको पेन कैलकुलेशन होता है तो करके दिखाने के लिए मैंने बता दिया। यहाँ तो एलिमिनेशन हो रहा था काम ऐसे करते हैं, ठीक है ना। कल चलो हिम्मत मरना मदद देखो, डरना नहीं है कैलकुलेशन से डर गए ना, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है एकदम पानी की तरह कैलकुलेशन, राइट। A buffer solution contains 100 ml of 0.01 molar acetic acid, 200 ml of 0.02 molar sodium acetate. So this solution 700 ml पानी is added, pH before and after dilution are, अब pH में ज्यादा चेंज तो होना नहीं है ना, तो ये ठीक है, ये तो गलत है और ये भी ठीक हो सकता है। अच्छा नहीं, एक मिनट, ये कैसे ठीक हो गया? 5.5 तो बिल्कुल गलत है, सॉरी क्षमा चाहता हूं, मैं डेसिमल देगा। तो अपने पास एक दो ऑप्शन बचती है, ए और डी। क्यों? बफर सॉल्यूशंस को अगर डाइल्यूट करोगे, क्या कहना है, बफर्स को अगर डाइल्यूट करोगे तो उनकी पीएच चेंज नहीं होती, हम तो बफर कहलाते हैं वो। तो 700 पानी तो पूरा है, वी डोंट केयर दिस। अब ये देखते हैं बफर की इक्वेशन के हेंडरसन महाराज बोल देते हैं pH बराबर pKa प्लस log to the base 10 of concentration of CH3COO minus by CH3COOH, ये इसको बोलते हैं pH। लेकिन ध्यान रखना ये कंसंट्रेशन का जो रेशियो है ये कॉमन वॉल्यूम है, यहाँ तुमने 100 ml अलग मिलाए हैं, 200 ml अलग मिलाए हैं, तो जब इनको मिला के तुमने 300 ml किया है तो एसिडिक एसिड का भी कंसंट्रेशन 0.01 नहीं रहेगा, बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसका वॉल्यूम 100 ml से बढ़कर 300 ml हो गया है, समझ रहे हो ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड आफ्टर मिक्सिंग अगर तुम देखो, क्योंकि वॉल्यूम 100 ml से बढ़कर 300 ml हो गया, वॉल्यूम क्योंकि 100 प्लस 200 300 हो गया, तो वॉल्यूम तुमने 3 गुना बढ़ा दिया, तो अब कंसंट्रेशन 3 गुना कम हो जाएगा। अच्छा, एंड 200 ml ऑफ 0.02 मोलर सोडियम एसिटेट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? 200 ml ऑफ 0.02 मोलर सोडियम एसिटेट का मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस कितना होगा? वो होगा 0.02 मोलर इनटू 2/3। क्यों? क्योंकि 200 ml का 300 ml कर दिया, तो कंसंट्रेशन बदली है तुमने। या तो ऐसे करो इसे और यहां सब्स्टिट्यूट करो, ये एक मेथड है। कंफ्यूज कर देते हैं आप, कंसंट्रेशन चेंज कर दिया आपने, मतलब कंफ्यूज नहीं, सही बोल। मिक्स करोगे सॉल्यूशन को तो मेरे भाई मिक्सिंग के पहले कंसंट्रेशन अलग थी, मिक्सिंग के बाद अलग हो जाएगी, और यहां तो मिक्सिंग के बाद जब बफर बन गया है ये फाइनल कंसंट्रेशन होनी चाहिए ना, यहां पे तो फाइनल तो ये वाली होगी, ये वाली। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपने, मैं दूसरा मेथड बता देता हूं, ज्यादा आसान है। pKa plus log to base 10 of moles of CH3COO minus divided by moles of CH3COO। बहुत अच्छी बोला, ध्यान से सुनो। ये क्या तुमने मोल ले दिए, क्यों मोल क्यों ले लिए? वॉल्यूम तो सेम ही है, तो ऊपर नीचे का सेम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम से बोला जाएंगे। तो मोल क्या आती है कि मैं वॉल्यूम के झगड़े से मुक्त हो गया, तो मैंने कहा pKa देता है 4.74 प्लस log to base 10 of moles of sodium acetate कितने हैं, moles of salt कितने हैं भैया, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम 200 ml into 0.02 मोल पर लीटर कर दे, डिवाइडेड बाय 100 ml into 0.01 मोल पर लीटर कर दे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.74, हाँ जी, प्लस log to the base 10 of क्या गंदगी वाला है, ये आ जाएगा 4, log of 4 का 0.6, 4.74 plus 0.6 which is 5.34। oh, this is the answer, yes, this is the answer, and there we are, done। इस बात पे और हो जाए क्यों नहीं, आइए देखते हैं। 0.1 मोल ऑफ एनिलीन, दी बेस एनिलीन के देखिए इसका CH3H2 is mixed with 0.08 moles of HCl। है मजामा, इसमें क्या होगा आप देखें, एक बेस मिलाया है आपने और एक एसिड मिलाया है आपने, कौन रोकेगा उनको? वो तो रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे सॉल्ट। अरे सर हमको तो रिएक्शन ही नहीं पता क्या करते हैं हम, अब केमी तो दिख रहा है, हां तो बेस नहीं तो दिख रहा है, हां तो बी लिख लो, HCl तो एसिड, इतना तो बैक कर दो मेरे ऊपर, नहीं तो ऐसे लिख लो, HA लिख लो, एसिड है सर, H प्लस लिख लो, H स्ट्रांग एसिड, H प्लस क्या देगा? तो देगा BH प्लस। कम से कम तो लिखो, कायदे में लिखना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, रिवीजन कर रहे हैं पहली बार पढ़ो, हम तो दूसरे आपको जिसमें खुशी मिला तो दोनों से सॉल्व हो जाएगा। बेस के इनिशियल मोल्स कितने हैं? 0.1 मोल है दे रखिए, और HCl के मोल कितने हैं? 0.08 मोल्स हैं, और ये नहीं है शुरुआत में, एक तरह एक तिरानी दोनों मर गए, उसको कहानी खत्म होगी। परिवर्तन किसका है? लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से इसको सबट्रैक्ट कर लो, ओहो तब क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा 0.02 मोल्स, ये खत्म हो जाएगा और ये बन जाएगा 0.08 मोल्स। अरे वाह, अरे ऐसा है तो ये सॉल्ट है, हाँ ये बेस है, हाँ, और बेसिक बफर्स की एंडरसन इक्वेशन थी, हाँ भाई हाँ, क्या थी वो? POH, आप ऐसे लिख सकते हो, चलो इज pKb plus log to the base 10 of moles, हमें कंसंट्रेशन में मोल्स पे मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय मोल्स ऑफ बेस, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा pKb कितना है बाबू? pKb है 4 minus log 5, देख लेंगे log शॉक लगा कितना है, प्लस log to the base 10 of salt कितना है? सॉल्ट, ये सॉल्ट है जी, है 0.08 डिवाइडेड बाय 0.02, बन गया है बफर, ना समझना हमको बफर, ये हो जाएगा 4 minus log of 5 प्लस log 4, ये POH है जी हाँ, तो ये log 5 कितना है? log 5 होता है 0.7 शायद, ये log of 5 और log of 4 0.699.7 मान log 5, और log 4 कितना होता है? वो होता है 0.6, तो 4 minus 0.7 plus 0.6 यानी 4 minus 0.1, ये POH। therefore pH will be 14 minus 4 plus 0.1 which is 10.1, pH है 10.1, यानी कि H plus कितना होगा? समथिंग into 10 to minus 11, क्यों? ये है 1 बार, क्या कर रहे हो? बार क्यों लगा रहे हो? बताता हूँ, pH है 10.1,
यानी कि माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ h प्लस बराबर है 10.1 के। तो लॉग टू द बेस 10 ऑफ h प्लस बराबर है माइनस 10.1 या 11 बार 0.9 ऐसा। ठीक है से माइनस 11 प्लस 0.9 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 90 वाला चलेगा, इसको लिखते हैं 11 बार 0.9। एंटी लॉग लगाओ, h प्लस कितना हो जाएगा, वो जाएगा 0.9 का एंटी लॉग होता है 8 into 10 to power minus 11, 8 into 10 minus 11 ऐसे ऐसे। ओ माय गॉड, लॉग बड़ा झगड़े वाला तो काम है, थोड़ा सा ब्रश कर दीजिए, लॉग को हो जाएगा। आयनिक का हमारा माया थी ये आंसर, राइट। तो बच्चों इसी के साथ शानदार यात्रा हमारी होती है समाप्त आयनिक की टोटल रिवीजन की। पूरा आयनिक एक बार तो हमने रिवाइज कर लिया। फिर